कनाडा के आरोपों पर भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भारत ने 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश जारी हुआ है। भारत ने कनाडा से अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया है और कनाडा के खिलाफ भारत का रुख जो है वो सख्त नजर आ रहा है। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के नए आरोपों पर कनाडा के उच्चायुक्त को समन भेजकर तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा के प्रभारी राजदूत को तलब कर बताया गया है कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को निराधार तरीके से निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर रात 11:59 तक या उससे पहले देश छोड़ने के लिए कह दिया है। तो 6 कनाडाई राजनयिकों को भारत द्वारा निष्कासित कर दिया गया है। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की टिप्पणी, गलत टिप्पणी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 19 अक्टूबर तक की मोहलत दी है, रात 11:59 तक की। कनाडा ने जिस तरह से आरोप भारत पर लगाए हैं उस पर भारत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बड़ा कदम उठाया है। और देखिए, इसके पहले भारत ने अपने राजनयिकों को भी कनाडा से वापस बुला लिया है सुरक्षा कारणों को देखते हुए। भारतीय उच्चायुक्त को वहां से वापस बुला लिया गया है। जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर भारत ने अपना सख्त रुख अख्तियार किया है। देखिए, भारत कनाडा विवाद के बारे में आपको बताते हैं। 18 सितंबर 2023 को कनाडाई पीएम का भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप आया। कनाडा ने भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। 19 सितंबर 2023 को भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया। 20 सितंबर 2023 कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हुई। भारत विरोधी गतिविधि को लेकर सतर्क रहने का आदेश जारी हुआ। 21 सितंबर 2023 भारत ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवा जो है वो सस्पेंड कर दी। 13 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने चिट्ठी लिखकर भारतीय डिप्लोमेट की भूमिका को संदिग्ध बता दिया। 14 अक्टूबर 2024 भारत ने कनाडा से डिप्लोमेट को वापस बुलाने का फैसला लिया है। तो देखिए, ये मौजूदा अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरह से भारत कनाडा विवाद जो है गहराया है। भारत ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सस्पेंड कर दिया है और बड़ा एक्शन जो है भारत की तरफ से देखने को मिला है। इस बीच ये भी बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से घमासान मचा हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर जो है 1995 में केटीएफ के एक्टिव मेंबर के तौर पर उसकी पहचान थी। 1995 में पंजाब पुलिस ने निज्जर को गिरफ्तार किया था। तो ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ है, हरदीप सिंह निज्जर कौन था जिसे लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, अब वो भी आपको बताते। देखिए, 1995 केटीएफ के एक्टिव मेंबर के तौर पर इसकी पहचान है हरदीप सिंह निज्जर, जिसे लेकर ये विवाद शुरू हुआ है और तमाम तरह के आरोप जो है निकल कर सामने आए हैं। 1995 में पंजाब पुलिस ने निज्जर को गिरफ्तार कर लिया था। देखिए, आपको अपडेट हम लगातार बता रहे हैं। और उसके बाद 1997 में सुरक्षा एजेंसियों से बचकर कनाडा पहुंचने का दावा जो है अब वो किया गया था। अगर हम 98 का जिक्र करें, 1998 में कनाडा की रहने वाली लड़की से शादी कर ली थी निज्जर ने। और 2007 में पंजाब में एक सिनेमा घर में हुए धमाके का यह आरोपी है। 2014 में भारत सरकार ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। 2015 मार्च में निज्जर को कनाडा की नागरिकता जो है वो हासिल हुई थी। 2020 में गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित किया और 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे भगोड़ा घोषित किया, 10 लाख का इनाम रखा। 2023 में 18 जून को कनाडा में गोली मारकर इसकी हत्या हुई। और अब देखिए, जिस तरह के आरोप कनाडा की तरफ से लगे हैं, कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। और देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब जुड़े हैं हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं बीएन झा साहब आपका रुख करना चाहूंगी, इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जो भी यहाँ पे अभी हो रहा है
ये सिर्फ एक चीज दर्शाता है कि इंडियन गवर्नमेंट इसको काफी सीरियसली ले रही है। जब से ये निज़र का मामला शुरू हुआ है उन्हीं दिनों में भारत सरकार ने कहा था कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये आपके अपने धरती पे ही कोई ऐसा ग्रुप है जो ऑपरेट कर रहा है, चाहे जिसके भी बेस पे हो। हम जानते हैं आज के दिन कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, ब्ला 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 ब्ला, इतने सारे सिख जो चरमपंथी ग्रुप्स हैं, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। उनका डायरेक्ट होल्ड जो है, डायरेक्ट जो लिंक है वो वहां पे जो जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उससे है। तो ये वहां पे क्या करते हैं, कैसे वहां पे रहते हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? ऑब्वियसली जब पाकिस्तानी आईएसआई से लिंक है तो का फंडिंग भी कहीं ना कहीं वहीं से होता होगा। लेकिन इन सारे चीजों में एक चीज हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। देखिए, धुआं कहीं से तब तक नहीं उठता जब तक कि वहां पे आग नहीं लगी होती है। ये सारी जो प्रकरण अभी शुरू हुई है, ये सारे प्रकरण ने तूल पकड़ा हुआ है। आप कह लीजिए मोदी जी के आने के बाद, सत्ता में आने के बाद में जब उनके खिलाफ सारी साजिशें, सारे जो जो अनरेस्ट थे, जो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं शुरू हुए थे, उसी आसपास में हुआ है। जो हमने फार्मर्स एक प्रोटेस्ट देखा हुआ था यहाँ पे, वो फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं था। वो हम जानते थे कि पंजाब और हरियाणा के जो खास करके जो वहाँ के मिडिल मैन हैं फार्मर्स के, वो उनके बेस द्वारा, उनके द्वारा समर्थित ये प्रोटेस्ट था, जिसमें के खालिस्तानी भी जुड़े हुए थे, पाकिस्तान का भी उसमें समर्थन था, और जितने एंटी मोदी ग्रुप थे, लॉबीज थे, सब उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन आज के दिन में जो बात चल रही है कि निज्जर की किलिंग का और उसके बाद में जो उसके रिपरकशंस हो रहे हैं। देखिए, निज्जर के मामले में कनाडा काफी अपनी शक्ति दिखा रहा है, यूएस भी कहीं न कहीं उसके साथ में है। अब वहां से सिख, वहां पे यूएसए में बैठा हुआ पन्नू, वो अपने आप को किसी न किसी तरह से इससे इन्वॉल्व कर रहा है। उसमें किसी हमारे जो जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनका भी नाम कहीं न कहीं आया हुआ है कि ये जो 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 हंटिंग हो रहा है एंटी इंडिया फोर्सेस का, उसमें कहीं कहीं उनका नाम है। तो ये सारी चीजें काफी, मतलब जो 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 एक मड स्लिंजिंग जो हो रही है, वो मड स्लिंजिंग आज के दिन में हो रही है। तो ऐसे में जब कनाडा में, जब वहाँ के जो लीडर हैं, जो भी हों, आज के दिन में ट्रूडो हैं, कल कोई और होंगे, वो अगर खालिस्तानियों के खिलाफ अपनी शक्ति नहीं दिखाते तो खालिस्तान वहां पे वैसे ही एक्टिव रहेंगे। उनका वहां पे पॉलिटिकल ग्रुप भी है, तो उनको इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। और जब तक वो इसमें एक्टिव नहीं होंगे, तब तक भारत और कनाडा के संबंध जो है वो मधुर नहीं हो सकते हैं। ये अभी शुरुआत है, जो डिप्लोमेट के जो एक्सपल्शन का या उनको वापस बुलाने का चल रहा है, ये शुरुआत है। ये आगे और बढ़ेगी कुछ लेवल तक, लेकिन इसको कहीं न कहीं शांत होना पड़ेगा। कनाडा को ये चीज समझना पड़ेगा कि ये भारत के इंटीग्रिटी का सवाल है। वो यहाँ पे आग नहीं लगा सकते, और या जो भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे भारत में आग लगाते हैं, वो कनाडा में पीसफुली नहीं रह सकते। ये जो बायलैटरल हमारा रिलेशन है, उसके कहीं भी ये अच्छी बात नहीं है उनके लिए। तो ये कनाडा को समझना पड़ेगा, और आगे कनाडा कैसे सर्वाइव करता है, जस्टिन ट्रूडो कैसे पॉलिटिकल कैरियर अपना सर्वाइव करते हैं, ये उनका है। उसमें भारत जो है वो दखलंदाजी नहीं देगा। लेकिन कनाडा के पार्लियामेंट में अगर भारत विरोधी फोर्सेस हैं, तो भारत इसके लिए जो 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 भी कदम है वो उठाने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर। प्रोफेसर साहब, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, इसका क्या असर आप देखते हैं उन तमाम लोगों पर जो कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक, या फिर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्यू में है, जो कनाडा जाने के लिए तैयार बैठे थे? देखिए, जाहिर है इसका असर जो रोजमर्रा का काम है उनका, चाहे वो वीजा इशू करना हो या दूसरी कॉन्सुलेट सर्विसेज जो है, उस पर जाहिर है इसका असर पड़ेगा। और पूरा जो वातावरण है वो भी तनाव भरा हो जाता है। तो ना केवल आने जाने में, बल्कि पूरी जो हमारा आयात है, निर्यात है, दूसरी तरह की जो हमारी साझेदारी है द्विपक्षीय स्तर पर, या फिर जो दूसरे मल्टीलैटरल लेवल पर हमारी जो साझेदारी है, सब पर इसका खराब असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात तो ये समझ लेना जरूरी होता है कि किसी भी देश के नागरिकों की रक्षा सुरक्षा का जो जिम्मेदारी है वो उसी राष्ट्र की, उसी राज्य की सरकार पर होता है सबसे पहले।
तो इस तरह का यदि कोई हादसा होता है तो सबसे पहले प्रश्न तो उठना चाहिए वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, वहां की खुफिया एजेंसीज के ऊपर, कि वो क्यों नहीं उसको, अपने नागरिक को बचा पाई। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो होती है कनाडा की। दूसरी बात, यदि कनाडा को किसी तरह से कुछ शंका है भारत के प्रति, तो भारत ने कहा कि हाँ, हम मिलकर उसका इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। जब चाहें आप हमसे बात कर सकते हैं। अलग अलग स्तर पर, विदेश मंत्री स्तर पर बात हो चुकी है, प्रधानमंत्रियों में आपस में सीधी बात हो चुकी है, एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। पिछली बार जब G20 के शिखर सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो भारत में आए थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी उनसे बात की थी। तो जब हर स्तर पर बातचीत हो रही हो, तो फिर इस तरह से सार्वजनिक तौर पर सबके सामने, पब्लिक में, मीडिया के जरिए इस तरह की कड़ी भाषा का जो इस्तेमाल है, वो तो आप देखें कहीं भी इसको सुलझाने का तरीका नजर नहीं आता है। उसके चलते ये दोनों तरफ से जो है उनकी अंदरूनी राजनीति से भी जुड़ जाता है। ट्रूडो की बात करें तो वहां लगातार उनकी प्रसिद्धि में, उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है। उनके जो खास कोalition पार्टनर थे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के, जगमीत सिंह, वो हट चुके हैं। तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट कब तक चलेगी, कब नए चुनाव होंगे, और जाहिर है कि वो आने वाले चुनाव में सरकार दूसरे पक्ष की बनने वाली है। तो ये चाहे उनका व्यक्तिगत चिंताएं हो या अंदरूनी राजनीति को लेकर चिंताएं हो, उससे ये जो तरीका है, जो रुख है उनका, जो भारत से बात करने का, वो बिल्कुल नकारात्मक है। प्रोफेसर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि ट्रूडो सरकार की ये पूरी तरह से कहें कि वोट बैंक की राजनीति है, जिसके तहत उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो एक बहुत बड़ा कारक या कारण इसमें हो सकता है, पर जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री कई वर्षों से, उनको मालूम है कि इस तरह से बातें सुलझाई नहीं जाती हैं। आप आक्रामक रुख अपनाएं, आप सार्वजनिक तौर पर किसी को ब्लेम कर दें, किसी दूसरी कंट्री को। और भारत की जो विदेश नीति में एक नया रुख जो है, आप देखें कि जो असर्टिव टोन भारत की है, वो उनको पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि यदि वो इस तरह का कुछ आक्रामक रुख अपनाएंगे तो क्या उसकी जवाबदेही आपको मिलने वाली है। तो ये मुझे लगता है कि कोई दूसरे कारणों से, कोई दूसरे वजह से ही मुझे लगता है कि ये सब चीजें इस तरह से सार्वजनिक तौर पर जो उछाली जाने का तरीका है, वो नहीं दिखाता कि इसके पीछे जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने की मंशा इसके पीछे है। नहीं तो आप देखें, इस तरह की चिंता अमेरिका ने भी जाहिर की थी, पर अमेरिका के राष्ट्रपति को आपने नहीं सुना कभी इस तरह से सार्वजनिक तौर पर भाषा का इस्तेमाल करते, या वहां की संसद में कोई इस तरह का आक्रामक भाषण देते हुए। तो ये ऐसी चिंता अमेरिका में भी थी, उसमें भारत लगातार जुड़ा हुआ है। भारत का एक प्रतिनिधि मंडल अब अमेरिका जा रहा है आज या कल, उनके साथ तालमेल बनाकर इस समस्या को सुलझाने का एक वो अलग तरीका है। तो कनाडा का ये जो रुझान है कि आक्रामक रूप दिखाने का, ये मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं है जिससे कोई भी बात को सुलझाने की मंशा नजर आती है। जाहिर है भारत उभरती हुई शक्ति है, इस तरह से दबाव के अंदर आकर भारत तो कोई निर्णय लेगा नहीं। उसका जवाब जिस तरह से वहां से भाषा आएगी, वहां से इसी तरह की भाषा यहाँ से आएगी। तो जैसे 6 लोगों को यहाँ से बर्खास्त किया जा रहा है, अपने हम हाई कमिश्नर को वापस बुला रहे हैं, तो ये तो इससे सीधा संदेश है। हाँ, हालांकि इसके साथ साथ लगातार भारत ये भी कहता रहा है कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं, यदि आपको कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई तथ्य हमसे शेयर करने हैं, तो आपका स्वागत है उसमें। तो भारत की भाषा वो भी है। भारत को चिंता भी है कि भारतीय मूल के जो लोग वहां हैं, वो भारत की भी जिम्मेदारी है एक तरह से। आप देखें भारत का जो रुख है अपने भारतीय मूल के नागरिकों को लेकर, वो विश्व में एक अपने आप में उदाहरण है। कहीं भी भारतीय नागरिकों को, भारतीय मूल के लोगों को यदि चिंता होती है, परेशानी आती है, तो भारत बढ़कर आगे जाता है। तो ऐसी बात में मुझे नहीं लगता कि भारत के जो नागरिक वहां हैं उनको किसी तरह की चिंता होनी चाहिए। हाँ, उनके रोजमर्रा के जो भारत से जुड़े हुए काम है, चाहे वो वीजा हो या व्यापार हो, तो उसमें जाहिर है इसका नकारात्मक असर होगा। पर उसके लिए जिम्मेदार जाहिर है कनाडा सरकार है, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और वो नागरिक वहां जो है वो समझते हैं इस बात। और दूसरी बात, ये जो खालिस्तान को लेकर उनका रवैया है, मैं तो कनाडा में रहा हूं और देखा है कि किस तरह से खुलेआम बैसाखी के दिन खासकर खालिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, और अलग अलग तरह के जो फ्लैग्स और आंदोलन जो वहाँ के लोगों को जितनी आज़ादी दी जाती है, उनको समझना चाहिए कि भारत की सेंसिटिविटीज जिन इशू को लेकर है, जहाँ भारत को लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन जो हैं वो भारत की संप्रभुता पर चोट करते हैं, तो यदि दोस्ती भारत से बनाना चाहते हैं तो भारत की चिंताओं को, शंकाओं को, भारत की सेंसिटिविटीज को भी समझना होगा।
कनाडा की सरकार को, और अंकुश लगाना होगा कि भारत को जो बात लगता है कि उनकी संप्रभुता पर चोट लगाने जैसी लगती है, तो उनको किस तरह से उस पर रोक लगाई जाए, किस तरह से उनको समझाया जाए कि ये बात स्वीकार्य नहीं है, उनको स्वीकार्य नहीं है, उनकी सरकार को स्वीकार्य नहीं है कि उनके नागरिक या वहां जो रहने वाले लोग हैं इस तरह के आंदोलन करें। तो वो तरीका होता है दोस्ती साझेदारी बनाने का। जो अभी तरीका आप देख रही हैं, मुझे लगता है कि ये ज्यादातर उनकी जो व्यक्तिगत चिंताएं हैं, उनकी जो अंदरूनी राजनीति को लेकर चिंताएं हैं, या कोई और उनके इस तरह के सलाहकार हैं, कौन उनको ऐसे कहता है समझाने को कि सार्वजनिक तौर पर यदि इस तरह का आक्रामक रुख अपनाएंगे, भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका जवाब आपको इसी तरह से मिलेगा। उससे बात सुलझेगी नहीं और उलझेगी। और जाहिर है कि मुझे लगता है कि अब उम्मीद की जानी चाहिए, जैसे ही आने वाले कुछ महीनों में, वो कब चुनाव होते हैं, कब नई सरकार आती है, तो उम्मीद करते हैं कि नई सरकार जो है वो नया रुझान लेकर सामने आएगी और हम दोनों की साझेदारी, भारत और कनाडा की साझेदारी फिर से पटरी पे आएगी, रेल दोनों की दोस्ती की। बिल्कुल। जहाँ साहब देखिए, इससे पहले जब 2023 में भी कनाडा की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हुई थी, भारत ने तब भी एतराज़ जाहिर किया था, विरोध जाहिर किया था। हालांकि फिर ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। तो इस बार जो कदम भारत ने उठाए हैं, जिस तरह से विरोध जाहिर किया है, जो स्टेप्स लिए गए हैं, आपको लगता है कि इस बार वो मैसेज कन्वे हो पाया होगा? वो जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश भारत सरकार की तरफ से की जा रही है कि किसी भी कीमत पर हम कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बेबुनियाद है। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से भारत का भी स्टैंड है, मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कनाडा को ये समझना चाहिए कि पहले वाली जो दुलमोल की नीति चलती थी, डिप्लोमेटिक में चलती थी, वो आज के दिन में नहीं चलेगी। अगर कोई भारत विरोधी तत्व वहां पे काम कर रहा है, सक्रिय है, तो उसके लिए भारत आवाज उठाएगा और मुखर रूप से आवाज उठाएगा। एक चीज और मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगा, मैंने एक हिंट दिया था कि जहां से भी धुआं आता है वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आग जरूर वहां पे होगा। मैंने ये सिर्फ सांकेतिक भाषा में मैंने आपको कहा था, मैं समझ रहा था कि शायद जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये उभरेगा। देखिए, जब से पंजाब की सरकार बनी है, उन्हीं दिनों से हम लोग सब जानते हैं कि कहीं न कहीं ये जो आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे है, पंजाब में है, या उस चुनाव से बहुत पहले से ही वहाँ पे खालिस्तानी फोर्सेस या खालिस्तानी समर्थित फोर्सेस या खालिस्तान के सुगबुगाहट करने वाले लोग काफी सारे वहाँ पे बढ़े हैं। और जब केजरीवाल की सरकार वहाँ पे पंजाब में अपनी मान को वहाँ पे डालते सरकार बनाई, तो हम लोग बिल्कुल साफ साफ कहते थे कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये बिल्कुल खालिस्तानी समर्थन करने वाला है। और वो हमने देखा भी कि खालिस्तान के समर्थन में कितने सारी चीजें हुई, कौन कौन आगे आ गए। कोई कहीं पे ड्राइवरी करता था, वो यहाँ पे एक सिख लीडर बन के, एक पंथी बन के उधर के निकल गया यहाँ पे। तो ये जो आग लगी है पंजाब में, इसको कहीं न कहीं आपको जरूर एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं सीधा मैं केंद्र सरकार पे आता हूँ कि केंद्र सरकार की ओवरऑल जिम्मेदारी है कोई भी ऐसी आग जो कि अपने देश से, अपने किसी एक स्टेट से निकल के अगर बाहर की तरफ जा रही है और वहां से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार को बिल्कुल एक्टिव होना पड़ेगा। कुछ हद तक गृह मंत्रालय जो है वो एक्टिव है, विदेश मंत्रालय जो है वो भी एक्टिव है, लेकिन गृह मंत्रालय को सीधा जो पंजाब सरकार है उसको ये चीज बतानी पड़ेगी कि यहाँ अपने धरती पे हम लोग बहुत जान गंवा चुके हैं। 1984 और उससे पहले जो ये सिख का जो वहाँ पे दंगा चला था भिंद्रावाले का, उसमें हम लोग बहुत जान गंवा चुके हैं। वहाँ पे बहुत जिल्लत हम लोग झेल चुके हैं, बहुतों की हत्या हो चुकी है, बहुत हमने टेररिज्म देख चुके हैं। तो ये इसको फिर से जन्म ना हो इसके लिए कहीं न कहीं सख्ती केंद्र सरकार को ही इनिशिएट करनी पड़ेगी, जिससे कि पंजाब में ऐसे जो लोग हैं जो किनारे पे खड़े हैं कि हाँ, अगर ये चीज बढ़ा तो हम भी इसमें आ जाएंगे, अगर नहीं बढ़ा तो हम पीछे हैं, इसको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। और आज के दिन में देखिए, ये जो 3 नेशंस हैं, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका, थोड़े से सुगबुगाहट ऑस्ट्रेलिया में भी है और कुछ और छोटे छोटे देशों में भी है। यहाँ के
जितने भी सरकार हैं उससे हमारे मधुर संबंध हैं। तो ये कोई कारण ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे जो हमारे धरती पे जो आग लगाने वाले वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कंट्रोल क्यों ना पाएँ। अभी फिलहाल मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। अभी सिर्फ विदेश मंत्रालय ने ये चीज़ अपना रुख साबित कर दिया, रुख उनको दिखा दिया है कि हम इससे कंफर्टेबल नहीं है। आपका जो ये रवैया है, हम इससे कंफर्टेबल नहीं हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं मोदी जी को बड़े मुखर रूप से इन तीनों सरकार को कन्वे करना पड़ेगा कि आप उन कुछ गुमराह लोगों के चलते जिसकी फंडिंग कहीं और से आ रही है, वो किसी और के खून पी के वो जीवित हैं। ये परजवी हैं ये लोग। ये किसी और के खून पी के वहाँ पे जीवित हैं और वहाँ से एंटी इंडिया एक्टिविटी चला रहे हैं, तो ये हमें किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी। आज के एक दिन तक मोदी जी ने खुल के नहीं कहा है, उनको शायद कहीं न कहीं खुल के करना पड़ेगा, लेकिन ये खुल के कहना अपने धरती पे, अपने घर में जो कुछ भेदिए हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, जो ऐसी चीज़ों को हवा देते हैं, उनको कंट्रोल करने के बाद ये बाकी सरकारों को करना पड़ेगा, तभी ये हमारे कंट्रोल में आएगा। अब दूसरी बात, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया था कि कैसे खत्म होगा। देखिए, मुझे भी लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कनाडा में जिस तरह से घटी है, लगता नहीं कि वो आगे वाले जो चुनाव है, वो उसमें चुन के आएँगे। तो अगले वाले चुनाव में जो भी चुन के आएँगे, अगर वो इन चरमपंथियों का सहारा लेके सरकार ना बनाए, तो उनके पास में इतनी सामर्थ्य होगी ये चीज़ मतलब अपने स्पाइन पे खड़ा रहने के लिए, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडिंग ऑन योर ओन स्पाइन। तो वो अगर वो खड़ा रहे तो कोई कारण नहीं है कि भारत और कनाडा के रिलेशंस फिर से ना सुधरे। जरूर सुधरेगी ये, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। कनाडा को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वो उनकी जो भी वक्तव्य आती है, जो हमारी सरकार समझती है कि ये हमारे इंटरनल मामले में दखलअंदाजी है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको अपनी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी बनाए रखना पड़ेगा। चलिए, झा साहब और प्रोफेसर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय हमारे साथ साझा करने के लिए इस मुद्दे पर। देखिए, कनाडा से फिलहाल भारत ने कन्नी काट ली है और एक साफ सदा हुआ मैसेज भी कन्वे कर दिया है कि किसी भी तरह की गलत टिप्पणी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी।